जंगीपुर समाजवादी पार्टी का एक ऐसा किला जिसे कोई भेद नहीं पाया। या शायद अब ऐसे नहीं है। क्या इस किले की दीवारों में दरारें पड़ने लगी हैं? आज हम सिर्फ चुनावी नतीजों की बात नहीं करेंगे। हम आंकड़ों में गहराई से उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक जनादेश को असल सेवा में, जमीनी काम में कैसे बदला जाता है। तो चलिए सबसे पहले जंगीपुर की जमीन को समझते हैं। ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का वो इलाका है जहां की सियासत लोगों की जमीन और उनकी पहचान से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। तो आज हम 6 हिस्सों में बात करेंगे। पहले राजनीतिक जमीन को देखेंगे, फिर आंकड़ों की नब्ज टटोलेंगे, इसके बाद नतीजों का विश्लेषण होगा और वोटिंग पैटर्न को समझेंगे, और आखिर में हम एक गवर्नेंस ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे कि कैसे एक जनादेश को सेवा में बदला जाए। जैसा मैंने कहा, जंगीपुर समाजवादी पार्टी का एक पारंपरिक गढ़ रहा है, एक मजबूत किला। पर अब इस किले की दीवारों में कुछ दरारें साफ नजर आ रही हैं। वोटरों में जो निराशा है, उनकी जो उम्मीदें बदल रही हैं, वो यहां की सियासत को एक नया मोड़ दे रही हैं। देखिए, यहां दो तरह की सोच आपस में टकरा रही हैं। एक तरफ है समाजवादी पार्टी के लिए पारंपरिक वफादारी, जो जाति और समुदाय की पहचान से जुड़ी है, और दूसरी तरफ बीजेपी का विकास वाला नैरेटिव है। वो एक्सप्रेसवे, रेल लाइनों जैसे जमीनी कामों की बात करते हैं। और जब आप जमीन पर लोगों से बात करते हैं तो एक शिकायत बार बार सुनने को मिलती है, हमारे विधायक तो कभी दिखे ही नहीं। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है, ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक कमजोरी का इशारा है। जब एक चुना हुआ प्रतिनिधि अपनी जनता से दूर हो जाता है तो भरोसे की नींव हिल जाती है। और यहीं पर हमें ये याद रखना जरूरी है कि लोकतंत्र में हर नागरिक की गरिमा का सम्मान सबसे ऊपर है। एक प्रतिनिधि का काम सिर्फ वोट लेना नहीं, बल्कि लगातार संवाद बनाए रखना है। तो ये तो हुई जमीनी हकीकत, लेकिन नंबर्स क्या कहते हैं? चलिए अब जरा आंकड़ों में उतरते हैं और 2022 के जनादेश को डिकोड करते हैं। 2022 के हिसाब से जंगीपुर में कुल मतदाता थे 3,76,819। ये एक अच्छी खासी संख्या है जो हमें बताती है कि ये चुनावी मैदान कितना बड़ा है। अब जरा 2022 के नतीजों पर नजर डालिए। समाजवादी पार्टी को मिले 44.75% वोट। एक बहुत मजबूत जीत, कोई शक नहीं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बीजेपी ने भी करीब करीब 30% वोट हासिल किए हैं। इसका सीधा मतलब है कि मुकाबला अब एक तरफा बिल्कुल नहीं है। ये डैशबोर्ड पूरी कहानी को एक साथ दिखाता है। देखिए, 61% से ज्यादा टर्नआउट, समाजवादी पार्टी की जीत का मार्जिन 35,000 से ज्यादा वोट। ये एक निर्णायक जीत है। तो आंकड़े साफ हैं, सीट सपा के पास है, लेकिन बीजेपी अब एक बहुत सीरियस चैलेंजर बन चुकी है। तो सवाल उठता है कि इतनी बड़ी जीत के बावजूद बीजेपी इतनी मजबूत कैसी हो गई? इस पहेली को सुलझाने के लिए हम एक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। इसके जरिए हम किसी भी पार्टी की ताकत को 4 पैमानों पर परखते हैं: चुनावी ताकत, संगठन की ताकत, नैरेटिव की ताकत और संसाधनों की ताकत। और जब हम सपा को इस पैमाने पर देखते हैं तो एक बहुत दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। चुनावी ताकत जबरदस्त, उनका कोर वोटर उनके साथ खड़ा है। लेकिन संगठन बहुत कमजोर, नैरेटिव ठीक ठाक मतलब मीडियम, और संसाधन वो भी कम। यही जो बैलेंस बिगड़ा हुआ है ना, यही समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा भी है और सबसे बड़ा मौका भी है। और इन सब में सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात है संगठन की कमजोरी। जमीन पर एक मजबूत कैडर नेटवर्क का ना होना, यह समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है। उनके संगठन को पतला कहा गया है, मतलब उसमें बीजेपी जैसी बूथ लेवल की पकड़ और ताकत नहीं है। ये एक ऐसी कमी है जिस पर अगर फौरन ध्यान नहीं दिया गया तो आगे मुश्किल हो सकती है। ठीक है, अब जरा थोड़ा पीछे चलते हैं और पिछले कुछ चुनावों के आंकड़े देखते हैं। इससे हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड समझ में आएंगे कि यहां की राजनीति का मिजाज कैसे बदला है। ये टाइमलाइन देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाती है। 2012 में सपा का एक छत्र राज था। फिर आया 2017 का चुनाव, जब बीजेपी ने एक जबरदस्त छलांग लगाई और एक बड़ी ताकत बनकर उभरी। लेकिन 2022 और फिर 2024 में सपा ने सिर्फ वापसी ही नहीं की, बल्कि अपने वोट शेयर को पहले से भी ज्यादा मजबूत कर लिया। तो इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक चट्टान की तरह मजबूत है। लेकिन वो जमाना गया जब जीत आसान हुआ करती थी। बीजेपी ने यहां पर अपनी एक पक्की जमीन बना ली है। अब जरा से भी ढिलाई बहुत भारी पड़ सकती है। ठीक है, तो हमने समस्या को तो अच्छे से समझ लिया। अब बात करते हैं समाधान की। आगे का रास्ता क्या है? यहां एक बिल्कुल साफ एक्शन लेने लायक प्लान है।
कि कैसे लोगों से दोबारा जुड़ा जाए और इस भरोसे को फिर से कायम किया जाए। ये एक 90 दिन की स्ट्रैटेजी है जिसे हमने 3 हिस्सों में बांटा है। पहले 30 दिन है रीसेट और सुनो, मतलब जमीन पर जाकर लोगों की सुनिए। अगले 30 दिन है अपने बेस को मोबिलाइज करो, मतलब अपने समर्थकों को एकजुट करिए। और आखिरी 30 दिन है ऑफेंसिव ब्लिट्स, यानी वोटिंग के दिन तक पूरी ताकत से अभियान चलाना। और मैं फिर कहूंगा, इसमें पहला फेज सबसे ज्यादा जरूरी है। अपनी बात कहने से पहले लोगों की बात सुनना, उनकी शिकायतों को समझना, एक लिसनिंग कैंपेन, एक सुनवाई अभियान चलाना, जिससे असल मुद्दे पता चले और लोगों को लगे कि उनका नेता उनके बीच है। भरोसा बनाने की ये पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। और आखिर में एक बहुत जरूरी बात, चुनाव जीतना सफर का अंत नहीं है, ये तो बस एक पड़ाव है। असली काम तो इन सारी रणनीतियों को एक लगातार चलने वाले जन केंद्रित शासन में बदलना है। तो अमल करने के लिए ये 4 ठोस कदम हैं। सबसे पहला, सड़क सुनवाई। लोगों के बीच जाइए, उनकी सुनिए। ये उस शिकायत का सीधा जवाब है कि विधायक मिलते नहीं। दूसरा, हर बूथ पर कम से कम 2 से 3 मजबूत कार्यकर्ता तैयार कीजिए। तीसरा, हाइपर लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाइए। लेकिन यहां एक बात का खास ध्यान रखना होगा, नागरिकों का डेटा और उनकी प्राइवेसी का सम्मान करना एक संवैधानिक जिम्मेदारी है। भारत का जो नया डेटा प्रोटेक्शन कानून है वो सहमति और सही उद्देश्य पर जोर देता है, और ये सभी राजनीतिक दलों पर भी लागू होता है। और चौथा, झूठी खबरों से लड़ने के लिए एक फैक्ट चेक टीम बनाइए, ताकि बातचीत हमेशा तथ्यों और सम्मान के दायरे में हो। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। एक वफादार वोटर बेस ये एक तोहफा होता है, कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं। आज के दौर में जब लोगों की उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं, तो एक नेता उस भरोसे को बार बार लगातार कैसे जीतता है? इसी सवाल का जवाब आज की और कल की राजनीति की दिशा तय करेगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai पर mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।